Hello, this is Indian Polity Series presented by me Rahul Das. तो इस लेक्चर में हम आज देखेंगे provisions borrowed from different sources. So what are the provisions which have been borrowed in our constitution from different sources? So some provisions of our constitution have been borrowed from different sources like constitutions of different countries, French Revolution, Russian Revolution, and Government of India Act 1935. So कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें जिन्हें हमने बोरो किया है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज से के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्हें हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया है, देन रशियन रेवोल्यूशन से भी कुछ आइडियाज़ को बोरो किया हमने। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से आइडियाज़ को हम लोग बोरो किया है इन डिफरेंट सोर्सेज से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने बहुत कुछ बोरो किया है। सो दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज वेरी इंपॉर्टेंट from the viewpoint of history also. So I will advise you to please go through this particular act in detail. Now, these are borrowed provisions, and it doesn't mean that these have been just copied and pasted from other sources. तो भले ही हम लोगों ने borrow किया है इन provisions को, इन ideas को, but इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने उन provisions को सिर्फ दूसरे constitution से या फिर दूसरे किसी revolution से उन्हें copy किया और अपने constitution में paste कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। All the borrowed provisions have been inserted in our constitution by modifying them to suit our country, our society and our social structure. तो जितने भी provisions को हम लोगों ने borrow किया है, हम लोगों ने उन्हें पहले modify किया अपने, ताकि वो provisions हमारे country को suit कर सके, हमारे society को suit कर सके और हमारे social structure को suit कर सके। ठीक है। और महात्मा गांधी का भी ये कहना था that I do not want my house to be walled on all sides and my windows to be stuffed. I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. Okay, so coming to our next slide. So these are some of the provisions which have been borrowed from Government of India Act 1935. तो देख लेते हैं कौन कौन से provisions हैं, important provisions. Number one is federal scheme, also from Constitution of Canada. So federal scheme हमारा constitution जो एक federal constitution, though it is not fully federal constitution like the Constitution of United States of America, but still there are some provisions which enshrines this फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब है देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे कंट्री में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, सो इस फेडरल स्कीम को हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का जो हर स्टेट में गवर्नर का ऑफिस होता है, उसे भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया। दैन जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, पावर डिवीजन, जुडिशरी का जो पावर डिवीजन है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और उनके बीच में जो पावर डिवीजन है उसे भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। सो पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया। इमरजेंसी प्रोविजंस को भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया। इस इमरजेंसी प्रोविजंस को केवल एक ही बार यूज किया गया है इंडिया में, दैट इज ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। So the next source is from Britain, from the Constitution of Britain. See, Britain has no written constitution. Britain का कोई भी written constitution नहीं है, but still वहाँ पे जैसे वहाँ की गवर्नमेंट के जो कुछ रूल्स है, कुछ पॉलिसीज हैं, उनसे हमने बहुत कुछ बोरो किया है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटेन के ही सिस्टम से अडॉप्ट किया है। देन रूल ऑफ लॉ, इसको भी हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के सिस्टम से अडॉप्ट किया है। देन सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है कि
each and every citizen of India is each and every people living in India belong have only one citizenship. उसके पास केवल एक ही citizenship है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है. डुअल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि एक सिटीजनशिप कंट्री के और एक सिटीजनशिप स्टेट्स का. But in our country there is a single citizenship, concept of single citizenship. आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, you are a citizen of India and not a citizenship of any state. Then Office of Comptroller and Auditor General, so CAG जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CAG. तो ये CAG की जो ऑफिस है उसे भी हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. देन लेजिस्लेशन प्रोसेस, लेजिस्लेशन कैसे होगा, व्हाट विल द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, उसे भी ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. देन कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. In India we have a cabinet form of government which have been adopted from Constitution of Britain. Then bicameralism and prerogative writs. Bicameralism and prerogative writs को भी हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. Coming to our next slide. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने काफ़ी कुछ अडॉप्ट किया. सो फर्स्ट थिंग वी adopted from the United States of America is the concept of preamble. जैसा कि हमारे preamble के लेक्चर में हमने हमने देखा है कि the Constitution of United States of America was the first constitution to start with preamble. So we have adopted this concept of preamble from United States of America. Then fundamental rights का भी concept हमने United States of America से borrow किया. एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर जो है बहुत कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है. दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फुल्ली फेडरल कंट्री. जब हम फेडरलिज्म के बारे में जब डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज में तो उसमें हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. देन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. देन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. सो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया. सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. सो देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड those who implement the policies, executives. So in तीनों branches में सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करना, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. सो जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, all three branches have different sets of power and they are independent to each other. तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. Then judicial review, very very important. Judicial review का concept भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया. Judicial review का मतलब है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उस लॉ को रिव्यू किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रिव्यू कर सकता है. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू is has been borrowed from the United States of America. Then President as Supreme Commander of Armed Forces. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं. तो ये भी प्रोविजन हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया. देन इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ. लॉ के अंडर सभी सिटीजन्स को, सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी. वो भी कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है. Then from the Constitution of Canada. Canada के Constitution से हमने क्या क्या बोरो किया? A quasi federal form of government, a federal system with a strong central government. So जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे फेडरल सिस्टम के बारे में कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत कुछ कनाडा के फेडरल सिस्टम से मिलता जुलता है, क्योंकि कनाडा में भी फेडरल सिस्टम है विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज क्वाजी फेडरल सिस्टम और इसे हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है
कि कौन से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, कौन से पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होने चाहिए, इसे भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से फॉलो किया है। देन रेसिडुअल पावर्स रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कुछ रेसिडुअल पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए हैं, वो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, स्टेट में जो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अडॉप्ट करता है। सो ये भी प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से फॉलो किया है। देन एडवाइजरी एंड रिव्यू रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी और रिव्यू रोल होगा हर लॉ के फॉर्मेशन में, ये भी प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से फॉलो किया। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फॉलो किया हमने, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द states, so country within the country and between the states, so दो states के बीच में there should be freedom of trade and commerce, ये provision हमने constitution of Australia से borrow किया। and power of national legislature to make laws for implementing treaties even on matters outside normal federal jurisdiction। concurrent list का concept हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है इस लिस्ट में जितने भी पावर्स मेंशन किए गए हैं, so there are three kinds of list basically, central list, state list and concurrent list। so central list में जितने भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और उस में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों गवर्नमेंट के लॉ बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो एग्जिस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल है। देन जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, सो किसी भी बिल को लेकर अगर कोई डिस्कशन करनी है या फिर किसी भी बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है दो हाउसेस के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है जिसके थ्रू उस बिल को पास किया जा सकता है। और इस प्रोविजन को भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। एंड जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया हमने, इमरजेंसी प्रोविजन। सो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 354 एंड आर्टिकल 360, ये तीन प्रोविजंस हैं जिनमें मेंशन किया गया है नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंसी रूल और प्रेसिडेंट रूल। सो इन तीनों इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले इंडियन पॉलिटी सीरीज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट सोर्स इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP को हमने अडॉप्ट किया। देन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और कुछ मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में प्रेसिडेंट से अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ये प्रोविजन भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो किया है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया हम लोगों ने, फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो की है हम लोगों ने। Fundamental duties was inserted in our constitution by the 42nd Amendment Act 1976. So originally it was not there in our constitution, fundamental duties. It was inserted in our constitution by 42nd Amendment Act 1976, और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि 42nd Amendment Act जो है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था, और ये इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 51 पार्ट 4 which consists of fundamental duties. So इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली एक न्यू आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया और पार्ट 4 इंसर्ट किया गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। सो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से बोरो किया है।
Then the next source is Constitution of France. So फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या बोरो किया हमने, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इन तीनों वर्ड्स के साथ हमने डील कर लिया है। लिबर्टी का क्या मतलब होता है, इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, और फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है, और इन तीनों को हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। देन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन से क्या अडॉप्ट किया हमने, आइडिया ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो दिस हैज बीन borrowed from रशियन रेवोल्यूशन। सो अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में ये देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें हम लोगों ने किसी दूसरे सोर्स से, या तो किसी दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर किसी रेवोल्यूशन से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के व्यू पॉइंट से। प्रीलिम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं। सो आप इन सारे प्रोविजंस को एक बार ज़रूर ध्यान से इसे देखकर एग्जाम में जाइएगा, और कोशिश कीजिए कि ये सारे प्रोविजंस को आप लर्न कर लीजिए और इसका सोर्सेज लर्न कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हम अपने अगले लेक्चर में होपफुली कुछ नए इंडियन पॉलिटी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड I will very soon upload the next lecture. Thank you very much.